नमस्कार साथियों, आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई शानदार जानदार चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, अपनी साइकोलॉजी की क्लासेज चल रही है और अपना चैप्टर नंबर जो है अपना ये बुद्धि वाला चल रहा है और इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इसकी आज अपनी क्लास नंबर 11 है साइकोलॉजी की। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं बुद्धि मापन और इसके जो भी MCQ हैं, PYQ जो आए हुए हैं वो करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे रिवाइज़ करा देती हूँ जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, जिससे आपको भी पता चले कि आपको कितनी चीज़ें याद हैं या नहीं है, कहाँ पे आपको मेहनत करने की और ज़रूरत है। ठीक है, तो फटाफट से मैं आपको 2-3 मिनट में रिकॉल करा देती हूँ जो भी हमने पढ़ा था। तो हमने लास्ट क्लास में जो है बुद्धि के टाइप्स पढ़े थे मेनली। तो ठीक है, तो टाइप में मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था, तो थॉर्नडाइक के बारे में बताया था। थॉर्नडाइक ने जो है और गेरेट ने, इन दोनों ने मिलके जो है बुद्धि के बारे में बताया। तो बुद्धि के बारे में इन्होंने बताया कि बुद्धि अपने 3 टाइप पे बताई इन्होंने। एक तो मूर्त, ठीक है, मूर्त के बाद में अमूर्त और अमूर्त के बाद में इन्होंने बताया है एक सामाजिक। ठीक है, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक 3 टाइप के इन्होंने बुद्धि के टाइप बताए थे गेरेट ने और थॉर्नडाइक ने। ठीक है, मूर्त वाली बुद्धि को ही जो है हम स्थूल बोल रहे थे, स्थूल या फिर यांत्रिक आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से नाम से ही आपको पता चल रहा है क्या कि ये किससे रिलेटेड थी अपने, ये रिलेटेड थी मशीनों से। किससे रिलेटेड थी? मशीनों से रिलेटेड थी। ठीक है, इसमें इंजीनियर, कारीगर ये सब आ जाता था। अमूर्त में क्या था? अमूर्त को ही हम सूक्ष्म वाली बोल रहे थे। ठीक है, और इसमें जो है कौन सी वाली बात कर रहे थे हम, जो भी किताब संबंधित नॉलेज थी। ठीक है, बुक रिलेटेड जो भी नॉलेज वाली बातें थी वो यहाँ पे हम कर रहे थे। सामाजिक में नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि सोशली जो भी बातें हैं वो सारी हम करेंगे। ठीक है, तो ये सारा मैंने आपको वहाँ पे बताया था। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे आपके राजनेता, समाज सेवी, ये सब। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है रिवीजन में। फिर इसके बाद में मैंने आपको बताए थे बुद्धि के सिद्धांत। ठीक है, ये तो टाइप्स हो गए बुद्धि के। फिर हमने बात की थी बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में। तो बुद्धि के सिद्धांत में यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक कारक या फिर एक खंड आ जाए तो ये वाला आपके किसने दिया था सिद्धांत? तो ये वाला सिद्धांत दिया था किसने? अल्फ्रेड बिने ने। किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने दिया था। ठीक है, और इसी सिद्धांत को क्या कहते हैं? इसी सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। ये मैंने आपको वहाँ पे बताया था। ठीक है, तो ये दोनों बात यहाँ पे आपको पता चल गई। इसके बाद में मैंने आपको बताया था द्विकारक थ्योरी। क्या बताई थी? द्विकारक, द्विफैक्टर जो थ्योरी है ये किसने दी थी? तो द्विकारक, द्विखंड, द्विफैक्टर थ्योरी जो है, 2 फैक्टर थ्योरी, ये किसने दी थी? ये थ्योरी दी थी स्पीयरमैन ने। किसने दी थी? स्पीयरमैन ने दी थी। और इन्होंने 2 कारक कौन कौन से बताए थे? तो इन्होंने बताए थे कारक, एक तो जनरल, ठीक है, जनरल को हम ही क्या कह रहे थे हिंदी में? सामान्य बोल रहे थे। और एक कारक बताया था इन्होंने यहाँ पे क्या? स्पेसिफिक, विशिष्ट। ठीक है, तो इनको शॉर्ट में कभी कभी स्मॉल g और स्मॉल s भी आ सकता है और कभी कभी ऐसे सा और v भी आ सकता है। तो ये दोनों आप ध्यान में रख सकते हैं शॉर्ट में। 2 फैक्टर थ्योरी में नाम किसका याद रखेंगे? 2 फैक्टर में आपको स्पीयरमैन का नाम याद रखना है। और ये कहाँ के थे? तो ये थे अपने इंग्लैंड के। कहाँ के थे ये? इंग्लैंड के थे। ये कोई इतना ज़रूरी बात नहीं है। ठीक है, अब स्पीयरमैन ने तो ये 2 फैक्टर बताए, जनरल और स्पेसिफिक। अब इसमें एक और फैक्टर अगर हमने ऐड कर दिया, कौन सा वाला फैक्टर अगर हम ऐड कर दें इसमें? सामूहिक वाला। कौन सा? सामूहिक जो फैक्टर है इसमें, ग्रुप फैक्टर भी अगर हम इसमें ऐड कर दें तो ये अपनी बन जाती है क्या? 3 फैक्टर थ्योरी। क्या बन जाती है? 3 फैक्टर थ्योरी बन जाती है। और ये थ्योरी भी किसने दी थी? तो ये थ्योरी भी अपने स्पीयरमैन ने ही दी थी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से पता चल गया, ये सारा कुछ रिकॉल हो गया आपके। ठीक है, अब इसके बाद में जो है 2 थ्योरी अपनी हो गई। अब इसके बाद में जो है थ्री वर्ड से मैंने आपको 4 थ्योरी बताई थी, ऐसे पार्टीशन करके। वापस से ऐसे ही बता देती हूँ वापस से। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताई थी त्रिकारक। ठीक है, त्रिकारक में तो ये हो ही गया आपने। त्रिकारक या 3 फैक्टर जो है, 3 फैक्टर, इसमें कौन सी बताई थी? स्पीयरमैन वाली थ्योरी। ठीक है, स्पीयरमैन की थ्योरी जो है ये आ जाएगी इसमें। तो सबसे पहले तो जनरल वाली बात हो जाएगी, जनरल के बाद में स्पेसिफिक वाली बात हो जाएगी और फिर ग्रुप वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों बात इन्होंने बताई थी।
फिर यहाँ पे इसके बाद में त्रिकारक त्रिफैक्टर के बाद में मैंने बताया था आपको त्रिस्तरीय। क्या बताया था? त्रिस्तरीय। लेवल वाली बात आ जाएगी, तो लेवल वाली बात में किसने बताया था? तो जॉन बी कैरोल ने बताया था। किसने? जॉन बी कैरोल ने बताया था। ठीक है, कैरोल ने बताया था। फिर त्रिस्तरीय भी हो गया। अब आती है बात त्रिआयामी। ठीक है, त्रिआयामी त्रिविमीय जो है 3D की बात किसने की थी? तो 3D की बात अपन ने बताई थी आपको जेपी गिलफोर्ड ने। किसने? जेपी गिलफोर्ड के द्वारा बताई गई थी ये बात। और त्रितंत्रीय जो है ये वाली बात बताई थी स्टेनबर्ग ने। किसने बताई थी? स्टेनबर्ग ने। और ये USA के मनोवैज्ञानिक थे। अब इसमें हम देखते हैं कि इन्होंने 3 फैक्टर जो क्या क्या बताए। तो लेवल में तो इन्होंने सबसे पहले बताया अपने को सामान्य, सामान्य के बाद में इन्होंने बताया विस्तृत, विस्तृत के बाद में संकीर्ण। ठीक है, तो इन्होंने 3D में क्या बताया? फिर 3D में इन्होंने सबसे पहले बात की संक्रिया की। संक्रिया के बाद में आती है अपने विषय वस्तु, और विषय वस्तु के बाद आता है विषय वस्तु। विषय वस्तु के बाद में अपने आ जाएगा परिणाम या उत्पाद। ठीक है, तो ये मैंने बताया था और डिटेल में भी ये बताया था आपको थोड़ा बहुत मैंने। ठीक है, फिर आता है लास्ट वाला जो है त्रि से ही रिलेटेड त्रितंत्रीय। तो त्रितंत्रीय में पहला आ जाएगा अपने पास में क्या? त्रितंत्रीय में संदर्भ आ जाएगा। ठीक है, संदर्भ के बाद में घटक, और घटक के बाद में अपने पास आ जाएगा क्या? अनुभव। ठीक है, तो इन सबको आपको इसी तरह से डिफरेंशिएट करके टेबल बना लेनी है और बार बार रिकॉल करना है। मैच द फॉलोइंग में इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। जनरली सभी को ये वाला याद रहता है, ये तीनों नाम क्या है स्किप हो जाते हैं। तो आपको अब 2 बार रिवाइज करा दिया है, और हम MCQ करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। और ये वाला जो है ये अपने NCERT में भी दिया हुआ है, तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी अभी आपको बता दूंगी। ठीक है, समूह तत्व सिद्धांत। समूह तत्व सिद्धांत जो है ये किसने दिया था? ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, लुईस थर्स्टन ने दिया था। किसने दिया था? लुईस थर्स्टन ने दिया था। 1938 में दिया था। इनकी एक बुक भी आती है, बुक का नाम है प्राइमरी मेंटल रियलिटी। क्या है इनकी बुक का नाम? प्राइमरी मेंटल रियलिटी। तो ये इनकी बुक का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने जो है 7 फैक्टर दिए थे। ठीक है, 7 प्राइमरी फैक्टर्स इन्होंने बताए थे, तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद में जो है एक और थ्योरी मैंने आपको बताई थी, तरल बुद्धि। ठीक है, तरल बुद्धि ठोस सिद्धांत वाला जो है वो देखा था हमने। तो इसमें जो है तरल बुद्धि जो है ये तो क्या होती थी? जन्मजात होती थी। ठीक है, और ठोस वाली जो है ये हम क्या अर्जित कर सकते थे, एक्वायर्ड कर सकते थे। और ये तरल वाली जो है इसको ये जन्मजात होती थी। ठीक है, और केटल और हॉर्न ने ये सिद्धांत दिया था। ठीक है, इसके बाद में लास्ट जो थ्योरी हमने पढ़ी थी, हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत पढ़ा था। बहुबुद्धि का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक है, बहुबुद्धि का सिद्धांत इन्होंने दिया था, जिसमें हमने 7 देखी थी थ्योरी। इसके बाद में 2 और ऐड कर दी गई थी, तो ऐसे करके 9 यहाँ पे जो है कारकों की बात की गई थी। ठीक है, 7 फैक्टर्स थे पहले, फिर 2 और जोड़ दिए गए, तो 9 फैक्टर्स टोटल हो गए थे। ये मैंने आपको पूरा बताया हुआ है। ठीक है, तो ये सब आपको पिछली क्लास का रिकॉल हो गया 5 से 7 मिनट में। ठीक है, तो आज हम अब चलते हैं आज की क्लास में। तो ये वाला पहले मैं आपको बता देती हूँ जो है त्रितंत्रीय सिद्धांत। इसके बाद में बुद्धि मापन के उस पर चलेंगे। चलिए, तो ये है अपना त्रितंत्रीय सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? त्रितंत्रीय। इसका नाम क्या आ सकता है आपके पास में? त्रिचापीय आ सकता है, त्रिचापीय भी आ सकता है इसका नाम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये किसने दिया है? ये सिद्धांत दिया है, अभी अभी हमने देखा है, रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने। ठीक है, रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने ये सिद्धांत दिया है। कब दिया था? तो 1985 में दिया था। 3 घटक बताए इन्होंने। कौन कौन से घटक बताए थे? 3 अभी अभी हम देख के आए हैं। पहले बताया इन्होंने संदर्भ। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताया। फिर सेकंड नंबर पे जो हमने देखा अभी घटक। ठीक है, घटक में क्या हो जाएगा? कंपोनेंट। घटक को कंपोनेंट बोलते हैं इंग्लिश में। और थर्ड नंबर पे जो है अनुभव। ठीक है, अनुभव जो अपना एक्सपीरियंस है, इसके बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, अब ये तीनों बातें इन्होंने बताई है।
अब इन्होंने जो डेफिनेशन दी है बुद्धि की वो क्या दी है, तो इन्होंने डेफिनेशन दी है कि बुद्धि वह योग्यता है जिससे व्यक्ति क्या है अपने पर्यावरण के प्रति क्या होता है, अनुकूलित होता है। किसके प्रति? पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होता है। ठीक है, पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होगा, और पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होगा तो क्या करेगा, अपने और अपने समाज संस्कृति के जो उद्देश्य है उनकी पूर्ति के लिए किसका चयन करेगा, पर्यावरण के कुछ पक्षों का चयन करेगा। पर्यावरण के प्रति अनुकूलित है तो क्या करेगा, समाज प्लस संस्कृति के लिए क्या करेगा, जो पर्यावरण है इससे रिलेटेड ही जो भी पक्ष हैं उनका क्या करेगा, चयन करेगा। ठीक है, और उनमें फिर क्या करेगा, चेंजेस भी करेगा। तो ये जो डेफिनेशन है ये इन्होंने दी है, पर्यावरण से रिलेटेड आ जाएगी, समाज संस्कृति के रिलेटेड। ठीक है, तो ये वर्ड आपको याद रखने हैं, रिकॉल आपको हो जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने जो है अपनी बुद्धि को क्या है 3 टाइप में यहाँ पे डिवाइड कर दिया, संदर्भ, घटक और अनुभव। तो सबसे पहले अगर हम बात करें संदर्भ की, तो संदर्भ में क्या बताया इन्होंने, संदर्भ वाली कोई क्या है, व्यवहारिक भी बोलते हैं, कभी कभी व्यवहारिक नाम भी आ सकता है। ठीक है, संदर्भ व्यवहारिक बुद्धि वह है जिसमें क्या है, इसके बारे में इन्होंने बताया है कि ये वह वाली बुद्धि है जिसके द्वारा जो व्यक्ति है, पर्सन है, वो अपनी दिन प्रतिदिन की जो जीवन है, डे टू डे लाइफ है उसकी, उसमें जो भी पर्यावरण से संबंधित मांग है उससे निपटता है। क्या करता है, पर्यावरण से संबंधित जो भी मांग है ना, इसमें उससे निपटने की कोशिश करता है। पर्यावरण से रिलेटेड जो भी मांग है, अब उससे क्या करता है, निपटने की कोशिश करता है। ठीक है, या फिर पर्यावरण से संबंधित मांगों को निपटाता है। सिंपल आप ऐसे याद रखें। ठीक है, अब इसके भी इन्होंने क्या कर दिए, 2 भाग कर दिए। क्या कर दिए, 2 पार्ट्स कर दिए। 2 पार्ट्स में क्या क्या है, पहले तो इन्होंने बताया है अनुकूलन। क्या करेगा, अनुकूलन करेगा, एडेप्टेशन करेगा। ठीक है, क्या करेगा, अनुकूलन एडेप्टेशन कर लेगा। फिर दूसरा क्या बताया है, दूसरा बताया है कि ये क्या करेगा, चयन करेगा। क्या करेगा, चयन करेगा, सिलेक्शन करेगा, और इसके बाद में जो है क्या करेगा, ये जो चयन करेगा उसको क्या देगा, आकार देगा, शेप। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे की गई है किसमें, संदर्भ व्यवहारिक बुद्धि में। ठीक है, एक अपना ये कंप्लीट होता है। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे जो है सेकंड नंबर पे हम क्या देख सकते हैं, संदर्भ के बाद में हम देख सकते हैं क्या, घटक देख सकते हैं। ठीक है, घटकीय बुद्धि। तो घटकीय बुद्धि में क्या आ जाएगा, कंपोनेंट में, कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस में अपने क्या आ जाएगा, तो ये इसको ही क्या है, घटकीय को ही विश्लेषणात्मक भी बोला है। क्या बोला है, विश्लेषणात्मक भी बोला है। तो विश्लेषणात्मक आ जाए, एनालिटिकल अगर आ जाए तो घबराना नहीं है, सेम बात है। ठीक है, तो ये दोनों इसके नाम हो गए। अब इसमें क्या बात करेंगे, तो इसमें जो बात की है इन्होंने, इसमें बात की है कि अगर कोई व्यक्ति है वो किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए क्या है, सूचनाओं का क्या करता है, विश्लेषण करता है। क्या करता है, एनालिसिस करता है। किसका, इन्फॉर्मेशन का क्या करता है, एनालिसिस करता है। तो बुद्धि की जो है, बुद्धि की जो अधिक मात्रा है वो लगती है इसमें एनालिसिस करने में, अच्छे तरीके से सोचने लग जाते हैं, तो विद्यालय में क्या है, सफलता प्राप्त होती है। तो फिर इसी से क्या किया इन्होंने, यहाँ पे इसके भी 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। तो क्या क्या कर दिया इन्होंने, पहले घटक में तो इन्होंने यहाँ पे क्या बताया, पहले में तो बताया ज्ञानार्जन। क्या करेगा, पहले तो ज्ञान का अर्जन करेगा। जो नॉलेज है इसका क्या कर देगा, नॉलेज का क्या कर लेगा, एक्विजिशन कर लेगा। ठीक है, ज्ञानार्जन कर लिया। फिर ज्ञानार्जन में क्या होगा, अधिगम करेगा, सीखेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा। फिर इसके बाद में जो है क्या करेगा, योजनाएं बनाएगा। तो योजनाएं बनाएगा, इसको क्या बोला है इन्होंने, मेटा वर्ड आ जाए। ठीक है, हिंदी में भी मेटा ही याद रखना है, मेटा आ जाए या फिर अधि आ जाए आपके पास में, या फिर हाई लेवल आ जाए। ठीक है, तो ये वाला इन्होंने सेकंड जो है ये घटक बताया है। इसमें क्या बातें करेगा, इसमें जो है प्लानिंग बनाएगा। क्या करेगा, इसमें प्लानिंग करेगा कि काम को कैसे करना है। ठीक है, प्लानिंग बनाएगा, क्या करना है, कैसे करना है।
जैसे कि आपको पढ़ाना है तो अभी पूरा प्लान करना पड़ता है कि क्या करना है, किस टाइम पे आपको पढ़ाना है, रिकॉर्ड करना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है। तो ये सारी सेकंड लेवल में इसमें चली जाएगी। फिर थर्ड लेवल में जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, निष्पादन आ जाएगा। क्या हो जाएगा, निष्पादन की बात करेंगे, निष्पादन परफॉर्मेंस की यहाँ पे बात कर देंगे। ठीक है, परफॉर्मेंस में क्या हो जाएगा, इस बुद्धि द्वारा जो है व्यक्ति किसी कार्य को वास्तव में निष्पादित कर देता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, रियल में क्या कर देगा, निष्पादित कर देगा। ठीक है, तो ये तीनों हो गए। यहाँ पे बस आपको ये वर्ड याद रखने हैं यहाँ पे कि फर्स्ट लेवल में तो ज्ञान का अर्जन कर लेगा, ज्ञान के अर्जन में क्या हो जाएगा, जो है सीखने की कोशिश करेगा, विभिन्न जो कार्य है उनकी बारे में ज्ञान प्राप्त करेगा। फिर सेकंड में क्या करेगा, प्लानिंग बनाएगा, क्या करना है, कैसे करना है, मेटा, आदि और हाई लेवल जो वर्ड आ जाए तो ये आपको ध्यान में आ जाना चाहिए। फिर थर्ड में क्या करेगा, थर्ड में निष्पादन परफॉर्मेंस की, ठीक है, तैयारी करेगा। तो ये हो गए। अब थर्ड जो क्या था, थर्ड क्या बच गया अपना, लास्ट बच गया अनुभव। ठीक है, अनुभव वाली बुद्धि आ जाएगी इसमें। अनुभव वाली बुद्धि को ही क्या बोला है, अनुभव से तो आपका हो गया एक्सपीरियंशियल। ठीक है, अनुभवात्मक है तो एक्सपीरियंशियल हो गया, और इसके साथ में अगर आपके आ जाए तो सृजनात्मकता आ जाएगा। ठीक है, सृजनात्मक बुद्धि भी इसी में आ जाएगी, क्रिएटिव वाली। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा, तो इसमें जो व्यक्ति है वो नई कोई जो भी प्रॉब्लम है, क्या है, कोई भी न्यू प्रॉब्लम लेगा अपने साथ में। ठीक है, नई समस्या को लेगा और उसका क्या करेगा, अपने जो पूर्व नॉलेज है उसके पास, प्री नॉलेज जो भी है उसके द्वारा उसको क्या करेगा, सॉल्व करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, प्री नॉलेज और जो अपनी क्रिएटिविटी है वो दोनों इसमें लगा के क्या करेगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया। अब इसके भी इन्होंने दो पार्ट बताए हैं। दो पार्ट्स कौन कौन से बताए हैं, तो एक पार्ट में तो इन्होंने बताया है कि नवीन, ठीक है, नवीन को नोवेल्टी लिखा है। ठीक है, नोवेल्टी और स्वचालन, तो नवीन ज्ञान आ जाएगा यहाँ पे, और स्वचालन करने की कोशिश करेगा, खुद ही काम करने की पूरी कोशिश करेगा, तो ऑटोमेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है अपने एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है। अब आप इतनी मेहनत तो नहीं करेंगे कि आप एनसीईआरटी बुक को डाउनलोड करें, उसमें ढूंढें कि क्या चीज़ें अपने काम की है। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, आपकी इच्छा हो तो आप इसको नोट्स में लिख लें, क्योंकि आरपीएससी अब ऑथेंटिक सोर्स से ही पेपर बना रही है, इतना तो आपको पता चल गया होगा। तो एनसीईआरटी की क्लास 12th की बुक है ये। ठीक है, पेज नंबर आप अगर देखना चाहें तो 8 to 9 के आसपास आपको मिल जाएंगे, 8 से 9 पेज नंबर तक मिल जाएगा। ठीक है, और पीडीएफ आपको ये मिल ही जाएगी, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये वाला सिद्धांत पूरा करा दिया है। ठीक है, अब आते हैं अपने आज के टॉपिक पे, जो कि था अपना बुद्धि मापन। ठीक है, तो 10-15 मिनट तो अपने पहले वाली जो चीज़ें थी कुछ रह गई थी वही बताने में हो गया। चलिए कोई बात नहीं, चीज़ें कवर करना ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले आता है बिने से पूर्व का काल। ठीक है, अल्फ्रेड बिने की बात हो रही है, तो बिने से पहले का आ जाएगा और बिने का काल आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में जो है बिने के बाद का काल आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों काल हम देखने वाले हैं। अब बिने का काल कौन सा था, मतलब बिने से पहले का, तो 1905 से पहले की बात है ये। ठीक है, यहाँ पे जो है 1905 से लेके 1911 की बात हो जाएगी, बिने का टाइम पीरियड ये है। और फिर 1911 के बाद की बात जो है ये बाद वाली हो जाएगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब इन्होंने जो है अपना आधार क्या माना, ठीक है, बिने से पहले वालों ने, बिने वालों ने और बाद वालों ने। तो पहले वालों ने जो है आधार माना किसको, शरीर रचना को। किसको माना, शरीर रचना जो है, ठीक है, उसको आधार माना है। बिने ने जो है मानसिक आयु, ठीक है, मानसिक आयु जो है मेंटल एज को क्या माना है, अपना आधार बनाया है। ठीक है, और जो है बिने के बाद वाला जो 11 के बाद का काल है, 1911 के बाद वाला, उन्होंने माना है बुद्धि लब्धि को अपना बेस। ठीक है, बुद्धि मापने के लिए। ठीक है, बुद्धि मापन, इंटेलिजेंस को मेज़र करने के लिए जो बातें कर रहे हैं वो सब यहाँ पे बातें की जा रही। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि को जो है शॉर्ट में हम IQ लिखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन सा वैज्ञानिक काल था, कौन सा अवैज्ञानिक और आधुनिक। तो जो है
1905 से पहले का काल था, ये था अपना अवैज्ञानिक काल। कौन सा काल था ये? अवैज्ञानिक काल था, ठीक है, क्योंकि इसमें शरीर रचना की बात की गई थी। यहाँ पे मेंटल एज रिलेटेड बात की गई है, तो ये वाला था जो अपना ये वैज्ञानिक काल हो गया, साइंटिफिक पीरियड हो गया। फिर ये वाला जो है बुद्धि लब्धि IQ की बात ही आ गई यहाँ पे, तो ये आधुनिक काल है। और आजकल भी जो है हम IQ के अकॉर्डिंग ही अपनी बुद्धि का मेज़रमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसमें बिने से पूर्व वाले में कौन कौन से जो है मनोवैज्ञानिक आ जाएंगे, तो इनके नाम भी कभी कभार पूछ लेता है। तो पहला नाम आता है लेवेस्टर का, लेवेस्टर के बाद में आता है वेवर का, वेवर के बाद में आप ध्यान रख सकते हैं गिलफोर्ड, ठीक है, गिलफोर्ड और गिलबर्ट, ठीक है, दोनों ध्यान साथ में रख सकते हैं। फिर आता है फ्रांसिस गाल्टन का, ठीक है, गाल्टन के बाद में एक केटल का भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है बिने से पूर्व वाले में चले जाएंगे, बिने वाले में अल्फ्रेड बिने का चलता रहेगा, बाद वाले में हम आगे की अभी बातें कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें भी आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, आप अगर याद रख सकते हैं तो ये देखें कि जो लेवेस्टर है इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है शरीर रचना की दृष्टि से ही बुद्धि का मापन किया था, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फ्रांसिस गाल्टन जो है, ये फ्रांसिस गाल्टन, इन्होंने 1885 में क्या किया, 1885 में सबसे पहले जो है बुद्धि शब्द का यूज़ किया था। क्या किया था इन्होंने? सबसे पहले बुद्धि शब्द का यूज़ करने वाले कौन थे? तो ये थे फ्रांसिस गाल्टन, ठीक है। फिर जो ये केटल महोदय हैं, केटल महोदय के बारे में भी आप एक चीज़ क्या याद रख सकते हैं, तो केटल के बारे में आप याद रख सकते हैं क्या, कि इन्होंने जो है 1890 में 1890 में इन्होंने क्या किया था, बुद्धि मापन और परीक्षण, एक बुक दी थी इन्होंने। इनकी बुक का नाम क्या है? कभी कभी मैच फॉलोइंग में पूछ लेता है। बुद्धि मापन एवं परीक्षण जो है ये बुक इन्होंने लिखी थी। कब लिखी थी? 1890 में लिखी थी। किसने लिखी थी? केटल महोदय ने लिखी थी, ठीक है। और बुद्धि मापन का प्रयोग यहाँ पे इन्होंने किया था, ये बुद्धि मापन, ठीक है। तो ये आपको इसमें याद रखना है। बिने से पूर्व के काल में ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे कोई याद नहीं रखनी, ठीक है। अब ये बिने वाला जो काल है, इनमें इन्होंने जो है मेंटल एज को है आधार माना, ठीक है, और इसी को क्या है वैज्ञानिक काल भी कहा गया। अब इनके जो सहयोगी थे, तो बिने के सहयोगी कौन थे? तो इनके सहयोगी अगर आपसे पूछा जाए ज़्यादा ही, तो आप क्या बताएंगे? साइमन। कौन बताएंगे? साइमन जो थे इनके सहयोगी थे, ठीक है। अब ये बिने की जगह कभी कभी क्या है, ये बिनेट, इंग्लिश में ऐसे बिनेट और हिंदी में भी बिनेट ही दे देता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। अब जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किया। क्या किया? शाब्दिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण किया, ठीक है। तो इसमें क्या किया इन्होंने, शाब्दिक को ही व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहा गया, ठीक है, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कहा गया। तो ये जो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण था, चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जगह की कमी है अपने पास। तो बुद्धि परीक्षण की अगर हम बात करें, ठीक है, तो बुद्धि परीक्षण की अगर बात करेंगे तो इसमें जो है टाइप इसके कितने हो जाएंगे? मेनली इसके 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं 2 टाइप? तो पहले नंबर पे आता है व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत, और इधर आता है सामूहिक, ठीक है। अब इनके भी 2 टाइप आ जाएंगे। तो व्यक्तिगत में और इसमें दोनों में मिला के क्या है? शाब्दिक अशाब्दिक, ठीक है, शाब्दिक और अशाब्दिक जो है दोनों इसमें आ जाएंगे। और सेम इधर भी ऐसे ही चलेगा, सामूहिक शाब्दिक और सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण, ठीक है। तो इस तरह से ये चलती है बात। चलिए अब हम आगे चल सकते हैं। तो आगे हमें देखना है कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो है, ठीक है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में क्या होगा। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण अगर आपके पास आए तो आपको क्या समझ में आ रहा है? इसको सुन के आपको समझ में आ रहा है कि ये किसके लिए होगा शाब्दिक वाला? तो ये होगा पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए। किसके लिए होगा? जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनके लिए क्या होगा? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होगा, ठीक है। प्लस जिनमें क्या होगा? अमूर्त बुद्धि हम माप सकते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस जो है वो हम क्या कर सकते हैं? इसमें मापन कर सकते हैं, ठीक है, शाब्दिक बुद्धि टेस्ट में। अशाब्दिक में क्या हो जाएगा? अशाब्दिक क्रियात्मक में क्या हो जाएगा? तो
तो अशाब्दिक में क्या हो जाएगा, इसी को क्या बोल रहे हैं, क्रियात्मक बुद्धि। तो इसमें क्या हो जाता है कि जो छोटे बालक होते हैं, ठीक है, ये किसके लिए, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बालक, या फिर जो क्या है, गूंगे हैं, बहरे हैं, निरक्षर हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, निरक्षर हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए ये जो है टेस्ट अशाब्दिक वाला किया जाता है, ठीक है। ये तो वर्बल हो गया और ये नॉन वर्बल हो गया, ठीक है, नॉन वर्बल, और ये हो गया अपने पास में वर्बल, ठीक है। तो ये दोनों टेस्ट अपने पास में हो गए। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो जो विनय का काल है उसमें मेनली जो है, जो विनय का काल है उसमें कौन सा है, विनय का काल 1905 से 1911 तक का, ठीक है। तो इसमें इन्होंने जो है ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो किया है, ठीक है, शाब्दिक वाला बुद्धि परीक्षण किया है। तो किसके लिए होगा, ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको, अब पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए होगा, ठीक है। तो पढ़े लिखे पर्सन्स के लिए है ये तो बात, ठीक है, पता चल गई। इसका आधार क्या है, आधार आपको पता ही है, मेंटल एज है, ठीक है। तो मेंटल एज है। अब इसमें भी जो है इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया। क्या क्या किया, इसमें भी अलग अलग टाइप बताएं कि एक तो उच्च टाइप की क्या होगी, मेंटल एज होगी, एक सामान्य होगी, और इधर क्या हो जाएगी, मंद और निम्न वाले आ जाएंगे। इधर कौन आ जाएंगे, मंद और निम्न वाले बच्चे आ जाएंगे इधर, ठीक है। अब इसमें क्या किया फिर इन्होंने, इसमें भी कुछ इन्होंने बाद में जाके क्या किया, संशोधन किया, ठीक है। क्या किया इन्होंने, संशोधन किया। अब इसका जो है हम एक एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं कि भाई उच्च, सामान्य और मंद जो है ये बात कैसे कर रही हैं, ठीक है। तो बच्चे का कैसे पता चलेगा, तो एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे कि एक मान लीजिए क्लास 5th का बच्चा है, ठीक है, क्लास 5th का क्या है, एक स्टूडेंट है। तो उसको कोई अपने क्या दिया, क्वेश्चन दिया सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन बच्चे को दिया है, प्रश्न सॉल्व करने के लिए। तो जो है अगर वो बच्चा है सामान्य है, ठीक है, सामान्य है, तो वो क्या करेगा, उस प्रश्न को क्या करेगा, सॉल्व कर देगा, ठीक है। सामान्य है तो सॉल्व कर देगा, ठीक है। और 6th क्लास का क्वेश्चन अगर हम उससे सॉल्व करवाएं, 6th क्लास का सॉल्व करवाएं, ठीक है, तो अगर वो क्वेश्चन भी अगर वो सॉल्व कर देता है तो वो किस में चल जाएगा, हाई वाले में, उच्च वाले में चल जाएगा, ठीक है। और अगर हम उससे क्लास 5th का ही क्वेश्चन करवा रहे हैं और वो क्वेश्चन भी वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है, ठीक है, अगर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो उसको किस कैटेगरी में अगर हम डाल देते हैं, ठीक है, तो वो चला जाएगा मंद वाले में, ठीक है, मंद बुद्धि वाले में चला जाएगा, मंद बालक में चला जाएगा। तो इस तरह से हम इसको एग्जाम्पल को समझ सकते हैं, ठीक है। तो मेंटल एज के बारे में इन्होंने इस तरह से बताया है, ठीक है। तो ये बात हुई। अब इन्होंने जो है कुछ बातें और बताई हैं, ठीक है। तो 1908 में जो है इन्होंने 1908 में इन्होंने अपना पहला संशोधन किया। क्या किया, फर्स्ट संशोधन किया। तो इसमें इन्होंने जो है 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए ये संशोधन किया, ठीक है, 3 से 11 वर्ष के लिए फर्स्ट संशोधन। फिर इनका सेकंड संशोधन हुआ। तो सेकंड संशोधन इनका हुआ 1911 में। कब हुआ, 1911 में हुआ, सेकंड संशोधन किया। और कितनी एज वालों बच्चों के लिए किया, तो ये किया इन्होंने 3 से 15 या 16, आप देख लेना, कहीं कहीं पे 15, कहीं कहीं पे 16, ठीक है। तो इनके लिए ये संशोधन कर दिया इन्होंने, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, तो इस संशोधन में इन्होंने क्या किया कि इसमें जो है 15 जो है 15 नहीं सॉरी 30 प्रश्न होते हैं। कितने, टोटल 30 प्रश्न होते हैं। और टोटल 30 प्रश्न होते हैं। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। जैसे कि इसका भी एक एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं। जैसे 15 वर्ष का कोई बालक है, ठीक है, तो 15 ईयर एज का कोई बालक है, तो उसके लिए क्या है, जो है हम बुद्धि उसकी चेक कर सकते हैं। उसको कोई भी सेंटेंस दे दिया, उसके अनुसार हम ये चेक कर सकते हैं पर्सनली, ठीक है।
तो ये व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण हो गया अल्फ्रेड बिने का। ठीक है, अब हम आगे देखें तो अब आएगा अपने पास में बिने के बाद वाला काल। क्या आएगा? बिने के बाद वाला काल आ जाएगा, मतलब 1911 के बाद वाला टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये तो पूरा टोटली किस पे बेस्ड था? आईक्यू पे बेस्ड था। ठीक है, वो मेंटल एज पे था, ये पूरा आईक्यू पे बेस्ड था। ठीक है, तो इसके प्रतिपादक कौन थे? तो इसके प्रतिपादक अगर आपसे पूछे तो आपको टर्मेन बताना है। कौन बताने हैं? टर्मेन बताना है, ना कि ये अल्फ्रेड बिने बताना है। ठीक है, तो टर्मेन जो है इसके क्या थे? प्रतिपादक थे। ठीक है, और 1916 में जो है इन्होंने ये टेस्ट दिया था। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। क्या दिया था? एक फॉर्मूला दिया था। किसके लिए दिया था? आईक्यू के लिए। ठीक है, तो आईक्यू के लिए इन्होंने क्या फॉर्मूला दिया था कि जो है मेंटल एज क्या है, अपनी जो मेंटल एज है उसको अगर हम डिवाइड कर दें अपनी वास्तविक आयु से, किससे? क्रोनिकल एज से अगर हम इसको डिवाइड कर दें, देन हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अपने पास में क्या आ जाएगा? आईक्यू आ जाएगी। ठीक है, बच्चे की आईक्यू आ जाएगी। तो शॉर्ट में हम इस फॉर्मूलों कैसे याद रखते हैं कि IQ = MA/CA × 100। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और कई क्वेश्चन इससे पूछे भी जाते हैं। ठीक है, और ये जो टेस्ट था तो ये 2 से 14 वर्ष के बालकों के लिए था। कितना? 2 से 14 वर्ष के बालकों के लिए था। ठीक है, पहले, और बाद में इसमें भी संशोधन किया गया। तो संशोधन के बाद में ये कितनी कर दी गई एज? तो 2 से लेके 22 वर्ष। ठीक है, 2 से लेके 22 वर्ष एज कर दी गई। और इसमें जो है टोटल क्वेश्चन कितने होते थे? तो टोटल क्वेश्चन इसमें होते थे 90। ठीक है, 90 प्रश्न इसमें होते थे, और पिछले वाले में हमने 30 क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है चीज़ें। और ये जो × 100 है ये कभी कभी पूछ लेता है, तो ये बाद में ऐड किया गया था। ठीक है, लेकिन अपने को जो है एज निकालनी हो तो हम इससे निकालेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, ये आपको एक क्वेश्चन दिया है कि कोई बालक है। ठीक है, तो उसकी अगर मेंटल एज जो है आपके पास 8 ईयर है और उसकी क्रोनिकल एज आपको दी है कितनी? 10। तो आपको क्या बतानी है? उसकी IQ बतानी है। तो कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो MA ऊपर आएगा, CA नीचे आएगा। ठीक है, MA ऊपर आएगी और CA नीचे आएगा, और इनटू क्या कर देना है? 100। तो MA की वैल्यू है 8 और CA की वैल्यू है 10, तो 8/10 × 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ पे 8 × 10 कितना? 80/1, तो डायरेक्ट 80 आ गया आपके पास में IQ। ठीक है, तो इस तरह से आपसे वो वैल्यू दे सकता है, और कभी कभी IQ दे देगा, CA पूछ लेगा, तो तीनों में से 2 चीज़ देगा और एक आपसे पूछेगा। तो सिंपल एग्जांपल आपके पास आएगा, तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी तो हमने क्या बात की? जो व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण है इसकी बात की थी। अब हम देखते हैं जो सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है। ठीक है, ग्रुप वाला जो है शाब्दिक परीक्षण, वर्बल टेस्ट, इसकी बात करते हैं। तो सामूहिक शाब्दिक परीक्षण में क्या आएगा अपने पास में? तो इसमें आएगा एक तो अपने पास में आर्मी अल्फ़ा टेस्ट। क्या आएगा? आर्मी अल्फ़ा टेस्ट। ठीक है, अल्फ़ा ऐसे ही लिख देते हैं। आर्मी अल्फ़ा टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट। ठीक है, तो 2 तरह के टेस्ट इसमें आएंगे जनरली, आर्मी अल्फ़ा, और इसी के साथ में एक हम देख सकते हैं सामान्य सेना वर्ग परीक्षण। ठीक है, सामान्य सेना वर्ग परीक्षण या फिर वर्गीकरण डायरेक्ट। ठीक है, तो ये 2 तरह के टेस्ट इन्होंने दिए हैं। ठीक है, अब इसमें आर्मी अल्फ़ा जो टेस्ट है वो किसके लिए है? तो आर्मी अल्फ़ा टेस्ट है किसके लिए? अगेन पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए। किसके लिए है? पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए है। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो है कहाँ से हुई थी? तो अमेरिका से हुई थी। ठीक है, अमेरिका से इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। क्या चल रहा था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था इस टाइम पे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या हुआ? प्रॉब्लम्स फेस की गई। तो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पे जो है पढ़े लिखे व्यक्ति थे, तो इससे प्रॉब्लम्स को सॉल्व की गई, IQ वगैरह देखा गया। तो इस तरीका यहाँ पे बात चलती है। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही याद रखना है। फिर आर्मी बीटा टेस्ट आ जाए अगर आपके पास में, अल्फ़ा की जगह आपके पास में आर्मी
बीटा परीक्षण आ जाए तो बीटा वाले में क्या याद रखना है, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपोजिट, तो यहाँ पे आ जाएंगे अनपढ़ लोग। कौन आ जाएंगे, अनपढ़, निरक्षर जो हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, वो वाले यहाँ पे व्यक्ति आ जाएंगे। ठीक है, इनके लिए आर्मी बीटा टेस्ट किया गया। ठीक है, इसमें पढ़े लिखे नहीं हैं वह भी आ जाएंगे और जो पढ़े लिखे हैं दोनों आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो पढ़े लिखे भी आ जाएंगे और अनपढ़ भी आ जाएंगे, दोनों आएंगे इसमें। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसके बाद में जो है इसमें क्या है, शब्दों का महत्व नहीं है। इसमें क्या करेंगे, शब्दों का महत्व नहीं है यहाँ पे। ठीक है, शब्दों का ज़्यादा यूज़ नहीं है। इसमें क्या होगा, जो वस्तुओं की गणना है वो करनी है। चित्र में जो भी अंकित वस्तु है उससे रिलेटेड रिलेशन वगैरह अपने को एस्टेब्लिश करने हैं। ठीक है, तो ये बात हमें पता चली। अब इसके बाद में जो ये सामान्य सेना वर्गीकरण है, तो सामान्य सेना वर्गीकरण ये किसने दिया था, ये आप नाम याद रखें। एक तो डॉक्टर जे मेनरी ने दिया। ठीक है, डॉक्टर जे मेनरी का क्या था, ये फर्स्ट नंबर का टेस्ट था। ठीक है, और एसएस जालोटा जो है, एसएस जालोटा भी एक नाम यहाँ पे आप याद रखें कि एसएस जालोटा जो है, इन्होंने 1950 में क्या किया, 1950 में ये जो सामूहिक मानसिक बुद्धि परीक्षण है ये दिया था। क्या दिया था, सामूहिक मानसिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, सामूहिक मानसिक इंटेलिजेंस टेस्ट इन्होंने दिया था और इसमें इनकी एज बताई थी बच्चों की 6 से 11 साल और क्वेश्चन इसमें थे 100। ठीक है, तो ये चीज़ बस इम्पोर्टेंट है, ये आप अलग से यहाँ पे याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो है आपको 2 नाम और याद रखने, ज़्यादा डिटेल में इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बस मैच द फॉलोइंग में कभी कभार पूछा गया है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। इसके बाद में हम संवेगात्मक बुद्धि देखेंगे। तो जल्दी से हम ये देख सकते हैं कि विनय हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस टेस्ट था एक। क्या था, विनय हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस टेस्ट था। ठीक है, तो ये जो है किसने दिया था, ये आप ध्यान रखें, तो CH राइस ने दिया था। किसने दिया था, CH राइस ने दिया था ये, और ये था 5 से 16 साल के बालकों के लिए। ठीक है, 5 से 16 साल के बालकों के लिए था और ये जो था प्रथम भारतीय बुद्धि परीक्षण था। ये क्या था, फर्स्ट नंबर का भारतीय बुद्धि परीक्षण था। अपने इंडिया का जो है फर्स्ट बुद्धि परीक्षण अगर पूछे तो ये विनय हिंदुस्तानी है, नाम में हिंदुस्तानी आ रहा है। ठीक है, तो याद भी रह जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके बाद में जो है क्या देखना है आपको, भाटिया बैटरी परीक्षण। क्या देखना है, भाटिया बैटरी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, भाटिया बैटरी क्रियात्मक बुद्धि टेस्ट देखना है। ये किसने दिया है, तो इसमें भी नाम याद रखना है। सबसे पहले तो चंद्रमोहन भाटिया ने दिया है। किसने दिया है, चंद्रमोहन भाटिया ने दिया है। और ये कितने बच्चों के लिए दिया है, एज ग्रुप तो 11 से 16 साल के बच्चों के लिए दिया है। और ये जो है भारत में निर्मित प्रथम अशाब्दिक है। ठीक है, ये वाला तो जो है शाब्दिक है, वर्बल के लिए है ये। ठीक है, और ये वाला भाटिया वाला क्या है, तो ये भी फर्स्ट इंडियन है लेकिन ये नॉन वर्बल के लिए है। ठीक है, अशाब्दिक के लिए है। इतना सा यहाँ पे अंतर आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये दोनों बात हो गई यहाँ पे, और इन्होंने जो है ब्लॉक्स के आधार पे जो है डिवाइडेशन किया था। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है टेस्ट में। इससे ज़्यादा अगर आपको कुछ पढ़ना है तो आप अपने स्तर से पढ़ सकते हैं। लगभग चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की है, ये जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछने की संभावना है। 100% गारंटी की बात मैं यहाँ पे नहीं करती हूँ, थोड़ी बहुत मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। अगर आप चाहें तो NCERT की बुक खोल सकते हैं। ठीक है, 11th प्लस 12th की, जब भी टाइम रहे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिले, कोई टेस्ट छूट गया हो, कोई थ्योरी का डिटेल छूट गया हो, तो आप अपने अनुसार वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इतना सा काम आप कर सकते हैं। लगभग 10% चीज़ें यहाँ पे स्किप हुई होगी। ठीक है, तो चलिए अब अपना लास्ट जो टॉपिक है इसका, ये है संवेगात्मक बुद्धि। फटाफट से इसको भी कंप्लीट करते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है इसके बारे में थोड़ी सी बात की जाती है। तो जो आपके संवेग हैं, ठीक है, क्या है, आपके जो भी संवेग है, इमोशन है, आपकी जो भी भावनाएं हैं, उनको अगर आप क्या करते हैं, पहचान लेता है कोई, ठीक है, जल्दी से पहचानने में समर्थ है,
ठीक है, जानने में, समझने में, उन पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सबको अगर आप अच्छे से कर सकते हैं मैनेज, ठीक है, तो इसी बुद्धि को हम क्या कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस, EI कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट में मैं EI लिखूँगी अब। तो इसके प्रतिपादक कौन थे, सबसे पहली बात तो यही पूछी जाती है। तो सबसे पहले इनके प्रतिपादक कौन थे, तो प्रतिपादक में नाम आएगा डेनियल गोलमैन का। किसका आएगा, डेनियल गोलमैन का नाम आएगा। ये कहाँ के थे, तो ये थे अमेरिका के मनोवैज्ञानिक, ठीक है। और इन्होंने ही जो है सर्वप्रथम क्या किया था, सबसे पहले विस्तृत व्याख्या दी थी। और इनकी एक बुक भी आती है, तो इनकी बुक का नाम क्या है, बुक का नाम भी हम देख सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस, शॉर्ट में लिख रही हूँ, वाई इट मैटर देन मोर IQ, ठीक है। ये थी। अगर हिंदी में बात की जाए तो हिंदी में हम इसको लिख सकते हैं संवेगात्मक बुद्धि। क्या लिख सकते हैं, संवेगात्मक बुद्धि। बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है, क्या है भाई, संवेगात्मक बुद्धि जो है बुद्धि लब्धि IQ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो ये क्या है, इनकी बुक का नाम है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। डेनियल गोलमैन ने जो ये दी थी। अब इनके अनुसार जो है बुद्धि, तो जो ये गोलमैन है इन्होंने क्या किया था, इसको फेमस भी किया था। क्या किया था, अगर पूछे कि फेमस किसने किया था बुद्धि को, ये मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस को, तो इसको फेमस लोकप्रिय करने का श्रेय जो है ये इनको जाता है, डेनियल गोलमैन को, ठीक है। और इनका जो था, इन्होंने परानुभूति जो है, ये वर्ड आप इनके साथ में याद रखें, परानुभूति, एम्पैथी जो है दूसरों से संबंधित जो है चीज़ों को रिलेट करने की क्षमता यहाँ पे इन्होंने बात की है, ठीक है। संवेगात्मक बुद्धि में आपके ये चीज़ें हुई। अब एक नाम और आता है यहीं पे, किसका, जॉन मेयर और पीटर साल्वे का। किसका नाम आता है, जॉन मेयर और पीटर साल्वे का। तो EI में ही एक नाम और याद रखें आप, किसका, जॉन मेयर प्लस पीटर साल्वे। तो इन दोनों ने क्या किया, तो इन दोनों ने जो है मिलके एक बुक लिखी। इनकी बुक क्या है, इनकी बुक है व्हाट इज़ EI, ठीक है। क्या है इनकी बुक, व्हाट इज़ EI है। और उनकी क्या थी, वाई आर EI। तो उनकी में था EI और वाई आर मोर इम्पोर्टेंट। क्या था, मोर इम्पोर्टेंट देन इंटेलिजेंस, ठीक है। तो वाई आर मोर इंटेलिजेंस EI। तो वाई वर्ड तो उनके में आएगा, किस में आएगा, वाई वर्ड तो आएगा गोलमैन वाली में, इतना आप याद रख सकते हैं, ठीक है। वाई और IQ जैसा आएगा तो वो गोलमैन में जाएगा। और वाट वाला आएगा तो वाट वाले में आपको जॉन मेयर और पीटर साल्वे करना है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब इन्होंने जो है यहाँ पे कुछ बातें और बताई है, सॉरी इन्होंने नहीं बताई है, अलग से हमें देखनी है। तो जो अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस है, इसके क्या बताए हैं, 5 तत्व बताए हैं। क्या बताए हैं, 5 तत्व बताए हैं, ठीक है। 5 एलिमेंट जो हैं इसके हमें देखने हैं, किसके, बुद्धि के। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, तो सबसे पहली बात करते हैं हम आत्म जागरूकता की। किसकी बात करते हैं, आत्म जागरूकता की बात करते हैं, ठीक है। आत्म जागरूकता को ही क्या कहते हैं, आत्म चेतना भी हम कह सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में अगर आपको देखना हो तो सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस की बात हो गई, ठीक है। इसके बाद में जो है आत्मनियंत्रण आ जाएगा। आत्मनियंत्रण में क्या करेंगे, सेल्फ कंट्रोल करेंगे। क्या करेंगे, अपनी जो भावनाएं हैं उनमें नहीं बहना है, ठीक है। जो भी भावनाएं हैं उनमें नहीं बहना है, ठीक है, खुद पे कंट्रोल करना है, ये इसमें आ जाएगा आत्मनियंत्रण में। आत्म जागरूकता में क्या आएगा, जो अपनी खुद की कमी है, गुण है, उनका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। स्वयं की जो भी कमी है या फिर अच्छाई है, गुण है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये सेल्फ अवेयरनेस में आ जाएगा। सेल्फ कंट्रोल में जो भी आपकी भावनाएं हैं उनमें आपको नहीं बहना है, ठीक है। इसके बाद में थर्ड नंबर पे आता है आत्म से ही रिलेटेड क्या, आत्म अभिप्रेरणा। क्या आता है, आत्म अभिप्रेरणा।
तो आत्म अभिप्रेरणा में आ जाएगा सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, तो सेल्फ मोटिवेशन में क्या आ जाएगा, स्वयं को क्या करना है, अभिप्रेरित करना है, मोटिवेशन रखना है कि आगे हमें क्या करना है। जैसे कि अभी बहुत सारे बच्चे जो है निराश हुए हैं फर्स्ट ग्रेड के पेपर से, तो सेल्फ मोटिवेशन ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले, और ये साल सेल्फ जागरूकता भी ज़रूरी है कि स्वयं में क्या कमी रह गई, क्या हो गया, जो भी आपकी अच्छाई है बुराई है वो सब आपको एनालिसिस करनी है। सबसे ज़रूरी है मोटिवेटेड रहना, क्योंकि आप खुद जितना अपने को संभालेंगे उतना दूसरा आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। ये ऐसा फेज है कि आपके अंदर से चीज़ें बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, पर आप अगर खुद कोशिश करेंगे कि अब इसको सोच के बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है, अब आगे हमें बढ़ना ही होगा, क्योंकि अगर सोचते रहेंगे तो और ज़्यादा परेशान होंगे, अपनी हेल्थ को ख़राब कर लेंगे। तो उससे अच्छा है कि कुछ ना कुछ करते रहें, अपनी पसंद का काम करें। अभी ज़्यादा पढ़ाई का स्ट्रेस ना लें। आपने अच्छी मेहनत की है तो आप 10 दिन बाद भी अगर पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा पीछे नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन अब भी पहले खुद को ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो चीज़ों पे ध्यान दें। उसके बाद में सेल्फ मोटिवेशन धीरे धीरे करके आप बढ़ाएं, तो आपके साथ में चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो सेल्फ मोटिवेशन में क्या करना है, स्वयं को अभिप्रेरित रखना है, मोटिवेटेड रखना है, ये सबसे ज़रूरी है। आपके पास में अगर इंटरनल मोटिवेशन होगा तो आपको कोई भी जो है वीडियो वगैरह देखने की, किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर इतना मजबूत कोई नहीं होता है जनरली, पर फिर भी आप कोशिश करें कि इंटरनली मोटिवेट आपके पास में थोड़ा बहुत आपके रहे। ठीक है, चलिए, तो आत्म अभिप्रेरणा हो गया। आत्म अभिप्रेरणा के बाद में आता है अपने पास में क्या, सहानुभूति। क्या आता है, सहानुभूति, परानुभूति। ठीक है, तो इसको एम्पैथी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, दूसरों की भावनाओं को समझा जाता है। क्या करते हैं, दूसरों की जो भी भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनको समझने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो दूसरों की भावनाओं को यहाँ पे समझते हैं कि सामने वाले पे क्या बीत रही है और उसको क्या है थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद में लास्ट में आता है सामाजिक कौशल, स्किल्स जो है आपकी। कौन सी स्किल्स, तो सोशली जो भी स्किल हैं आपकी वो सारी की सारी इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो है आपके पास में नेतृत्व करने की, लीडरशिप की क्या आ जाएगी, क्षमता आ जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्या आएगी, स्किल आ जाएगी। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे आप किसी की। कम्युनिकेशन आपका अच्छा होगा। ठीक है, तो ये सब इसमें आ जाएंगे। अब ये जो है पहला, दूसरा और तीसरा, ये तो क्या होता है, अपने अंदर ही निहित होता है। क्या होता है, ये तो जो भी कोई पर्सन है उसके अंदर ही निहित होता है। ठीक है, पर्सन के अंदर निहित होता है, बाहर से इसको लाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जागरूकता अपने पास है, अपना खुद का नियंत्रण है, मोटिवेटेड है। ठीक है, और ये जो है चौथा और पांचवा, ठीक है, सहानुभूति और सामाजिक कौशल, ये दोनों क्या होते हैं, अंतर्व्यक्तिक होते हैं। ये हमें बाहर से क्या है सीखने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप। ठीक है, अभी ग्रेड 1 में एक क्वेश्चन भी यहाँ से बना था कि जो डेनियल गोलमैन है उसके अनुसार कौन सा इनमें तत्व नहीं है, इस तरह से दिया था संवेगात्मक बुद्धि का। तो वहाँ पे ऑप्शन में आपके पास में ये आत्म वर्ड से यहाँ पे क्या था, सेल्फ एस्टीम भी था। वहाँ पे क्या था, सेल्फ एस्टीम भी था। तो कई बच्चे सेल्फ देख के जो है सेल्फ एस्टीम वाला टिक करके आए, लेकिन सेल्फ एस्टीम जैसी यहाँ पे कोई बात नहीं की गई है। यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ कंट्रोल है और सेल्फ मोटिवेशन है। तो ये वाला वहाँ पे रॉन्ग होगा। ठीक है, तो इस तरह से वो क्वेश्चन घुमा फिरा के आजकल पूछ रहा है, थोड़ा सा चेंज करता है, लेकिन आप जल्दबाजी में क्या है, आसान क्वेश्चन भी हड़बड़ाहट के कारण गलत हो जाते हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखें। ठीक है, तो ये जो थी आज की अपनी क्लास थी, लगभग थ्योरी यहाँ पे कवर करने की पूरी कोशिश की गई है। अब थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करा देती हूँ। तो पहले जो है हम संवेगात्मक बुद्धि के ही क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद में अगर समय रहेगा तो बाकी के क्वेश्चन कर लेंगे, या फिर मैं आपको इस क्लास मतलब इस बुक की PDF सेंड कर दूँगी। तो अब आप अपने स्तर से इसके क्वेश्चन करते रहना, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा क्लासेस देखेंगे तो खुद कब पढ़ेंगे। इसलिए मेरा मानना है
कि जो चीज़ें समझ में ना आए उसी के लिए आप क्लासेस देखें, यहाँ पे देखें, कहीं और देखें, और ज़्यादा इधर उधर ना भटकें। मेरा कहना यही है कि ज़्यादा इधर उधर ना भटकें, ठीक है। जहाँ भी पढ़ रहे हैं उस पर क्या है, सबसे पहले तो भरोसा बनाए रखें। कोई भी आपके पास या तो बुक है, ठीक है, ऑथेंटिक सोर्स है, गाइड है। वैसे तो गाइड अब पढ़ने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि गाइड में से क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं और गाइड का सही होने की भी संभावना बहुत कम है, ठीक है। तो आप पहले तो जहाँ से भी पढ़ रहे हैं उसका 1, 2, 5 एक टॉपिक की वीडियो देख लें अच्छे से, ठीक है। एक टॉपिक की वीडियो देखें, उसके फिर क्वेश्चन सॉल्व करें। आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप एक वीडियो में आइडिया लगा लेंगे, इतने तो आप सक्षम है कि ये इंसान हमें समझा सकता है, नहीं समझा सकता है, कितना क्या इसको नॉलेज है, तो इतना आप आइडिया लगा सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वहाँ पे बर्बाद ना करें, कहीं और पे देख लें जहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आने लगे और ये लगे कि हाँ ये जो है व्यक्ति जो है सामने अपने है, ये हमें अच्छे से गाइड करेगा, ठीक है, अच्छे से गाइड करेगा और ऑथेंटिक सोर्स के साथ ही हमें चीज़ें पढ़ाएगा, चाहे कम चीज़ें पढ़ाएं, ठीक है। तो आप वहीं पर रहें। ज़्यादा इतने सारे यूट्यूब चैनल हो गए कि आप ये यहाँ पे भी देख रहे हैं। अब मान लीजिए पॉलिटी सब्जेक्ट है, ठीक है, अब राजस्थान पॉलिटी है और इंडियन पॉलिटी है। मुझे पता है इसमें बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अब चाहूँ तो मैं अभी आपको ये दोनों करा सकती हूँ, लेकिन अब आपने भी देखा होगा इतने सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पे, तो सिर्फ आपको जो है गवर्नर कराना है, मान लीजिए सिर्फ गवर्नर पढ़ाना है राजस्थान पॉलिटी में, तो उसके लिए लगभग 6 से 7 क्लासेस हो रखी हैं आपकी, वो भी कितने कितने घंटे की, 1-1 घंटे की, ठीक है। 1-1 घंटे की 6-7 क्लासेस हो गई, तो 7 घंटे तो आपने सिर्फ गवर्नर को दे दिए। इतने घंटे अगर आप खुद बुक से भी पढ़ते तो इससे बढ़िया आपकी चीज़ें समझ में आती, ठीक है। तो अब मैं भी आपको 6-7 घंटे वेस्ट कर दूँ तो फिर आप दूसरा अपना सब्जेक्ट कब पढ़ेंगे। तो इसलिए जो है अभी थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, फिर भी आपके लिए जल्दी से जल्दी ये क्लास लाने की पूरी कोशिश की गई है। आपको बताया भी आज की 6 तारीख को जो अपना संडे आ रहा है 6 जुलाई को, उसको आपके गवर्नर की क्लास एक ली जाएगी। 2 क्लासेस में मैंने सोचा है कि 2 क्लास में गवर्नर अपना कंप्लीट हो जाए, ठीक है। 2 घंटे की लगभग क्लासेस रहेंगी, 1-1 घंटे की, तो उसमें जो है सारी चीज़ें हो जाएंगी और मैं जो है सारी चीज़ें ऑथेंटिक सोर्स से ही लेने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो आपको चीज़ें अच्छी मिले इसके लिए थोड़ा सा आपको धैर्य तो बना के रखना पड़ेगा। बाकी जो है चीज़ें अपनी चलती रहेगी, साथ में साइकोलॉजी चलती रहेगी। जैसे जैसे टाइम मिलेगा अपना अच्छा मैटर तैयार होता जाएगा, उसके अकॉर्डिंग अपन पॉलिटी साथ साथ में लेते जाएंगे, ठीक है। जो प्लान आपको दिया है उसको आप अपने अनुसार डेट वगैरह चेंज करके फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इतना सिलेबस जो आपको दिया है वो तो आपको करना ही पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा, कैसे भी करना पड़ेगा। मैं क्लास नहीं भी ले पाऊँ तो ये नहीं सोचना है कि मैडम के भरोसे रह गए, अब सिलेबस पूरा नहीं हुआ अब क्या होगा। अपने स्तर से जो है चीज़ें करते रहें। अब 2 महीने ही बचे हैं, बिल्कुल लापरवाही नहीं चलेगी, तभी जाके कुछ बात बनेगी, ठीक है। तो चलिए आपके 2 मिनट 5 मिनट यहाँ वेस्ट कर दिए, पर ये बात बताना ज़रूरी थी ताकि आपके मन में जो डाउट है बार बार वो क्लियर हो जाए कि पॉलिटी की क्लासेस क्यों नहीं आ रही। भाई पॉलिटी की क्लासेस जो है पढ़ाने के लिए बहुत क्या है सोचना पड़ता है, क्योंकि इतना मैटर है कि बच्चे यहाँ भी घूम रहे हैं वहाँ भी घूम रहे हैं। रोहित सर की क्लास देख लेते हैं, राहुल सर की देख लेते हैं, सेरेमिक वाले विकास सर की देख लेते हैं, फिर कभी किसी ने बोल दिया स्प्रिंग बोर्ड वाले सर की ले लो। तो इतना परेशान हो चुके हैं कि एक ही टॉपिक के लिए इतना घूम रहे हैं कि पूछो मत। तो इतना परेशान नहीं होना है, जब आपको बोल दिया गया है कि करवाया जाएगा तो करवाया ही जाएगा। अगर आपको यहाँ पे भरोसा है, नहीं तो फिर आप घूमते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ही समय व्यर्थ होगा और आपका 1-1 मिनट कीमती है। इसीलिए मैं यहाँ पे आपसे कोई फालतू की टाइम पास की कोई बातें हम नहीं करते हैं। जो भी आपकी क्वेरी हो आप टेलीग्राम पे लिख देते हैं, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं वहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम पढ़ने की बात करते हैं। ये आपकी ज़्यादा ही क्वेरी थी, कमेंट भी आ रहे थे, कुछ बच्चे बोल भी रहे थे कि पॉलिटी पहले करा दो। तो आपकी बात सही है, टफ़ सब्जेक्ट है, पहले करानी चाहिए ताकि आपका रिविज़न हो जाए, लेकिन पहले कराने के लिए जो है अच्छे से आपके पास मैटर भी होना चाहिए, जितने में आप भी सेटिस्फाई हो कि हाँ हमें सही ढंग से चीज़ें मिली है, आपको फिर वो क्लास देखने के बाद इधर उधर ना घूमना पड़े। और पॉलिटी जो है, अब मैं आपके सामने PPT ले आऊँ, मान लीजिए मैं आपके सामने PPT ले आऊँ और बस उसको रीड कर दिया,
अब ऐसे करने से पॉलिटी थोड़ी याद होती है। पॉलिटी के लिए आपको पूरा जो है लिख के समझा के याद करवाना पड़ता है। इतने सारे आर्टिकल हैं, वो याद करने पड़ेंगे, उनके भी सब आर्टिकल हैं, तो वो सब याद करवाना, उसके लिए पूरा डेडिकेशन होना, कैसे आपको प्लान करना है, कैसे आपको याद रहेगा, तो उसमें टाइम लगता है। ठीक है, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं कि इनमें जो है आप अपने दिमाग की बातें लगाएंगे, अपनी जो है थिंकिंग रखेंगे। जैसे मनोविज्ञान है तो इसमें मैंने चीज़ें आपको बता दी। ठीक है, अब इसमें आपको याद रखना है कि बुद्धि के 3 सिद्धांत हैं, तब 3 में भी मतलब 3 से क्या है 4 सिद्धांत है। अब 4 सिद्धांत में आपको टेबल बना के बता दिया, आपको बस याद रखना है, तो याद रखना ही पड़ेगा, अब उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग चीज़ें नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग चीज़ें नहीं होती तो वो हमें जल्दी याद हो जाती है। अब वहाँ पे अगर आपने आर्टिकल 153 की जगह 151 वाला कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो अब उसको याद कैसे रखा जाए, तो उसके लिए चीज़ें समय मांगती है। ठीक है, आप खुद भी अगर पढ़ रहे होंगे तो आपको भी वहाँ पे डाउट आते होंगे, क्वेश्चन आपके गलत होते होंगे, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होता होगा, तो उसको सबको ध्यान में रखना पड़ता है कि एक बच्चे को कैसे क्या गाइड करना है ताकि वो परेशान ना हो, एग्ज़ाम में क्वेश्चन हो जाए। और अभी आप देख ही रहे हैं कि पॉलिटी के क्वेश्चन जो है किसी भी एग्ज़ाम में ले लें आप, अभी जो 2025 में एग्ज़ाम हुए कोई सा भी ले लें, आरएस का ले लें, ईओआरओ का ले लें, ठीक है, या फिर अपना सेकंड ग्रेड जो दिसंबर में हुआ था संस्कृत डिपार्टमेंट का, अभी अपना फर्स्ट ग्रेड का हुआ है हाल ही में, बहुत सारे पेपर हुए हैं अभी 2025 में। तो उन सब के अगर आप पॉलिटी के क्वेश्चन उठा के देखेंगे ना, तो सिंपल क्वेश्चन उसने डायरेक्ट कुछ भी नहीं पूछ रखा है। अगर डायरेक्ट पूछा है तो भी उसमें सब आर्टिकल में से पूछा है, तो वो इतना डीपली कोई पढ़ता ही नहीं है। डायरेक्ट पढ़ते हैं और डायरेक्ट वाले आते नहीं हैं, फिर परेशान हो जाते हैं। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो, मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अब मेहनत सिर्फ मैं करूँ आपके लिए और आप ना करें तो उससे भी पार नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये बात आपको बतानी पूरी ज़रूरी थी। आपके लगभग 10 मिनट यहाँ पे मैंने ले लिए हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। ठीक है, पर आगे से आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आगे से आगे आपके लिए चीज़ें प्लान कर रही हूँ, बस आप साथ दें और भरोसा बनाए रखें तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा मेरे लिए भी ये चीज़ें क्या है, बहुत ही मुश्किल है। आपके लिए समय निकाल के इतना सब डेडिकेटेड होके करना, क्लास रिकॉर्ड करना टाइम पे, ठीक है, बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है। फिर भी आप सभी का प्यार है, इसीलिए ये सब पॉसिबल हो पा रहा है। ठीक है, तो चलिए थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी क्या आप अब खुद करना, क्योंकि टाइम अपना पूरा यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है संवेगात्मक बुद्धि से क्या तात्पर्य है। तो संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य क्या है, जो संवेग आपके इमोशंस को पहचानने की क्षमता रखे, समझने की, नियंत्रण की। तो सारे ही सही हैं, सारे सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया। हार्वर्ड गार्डनर ने, डेनियल गोलमैन ने, जॉन डी मेयर, पीटर साल्वे ने, या उपयुक्त तो सभी ने। तो संवेगात्मक बुद्धि पे जो काम किया है गोलमैन ने भी किया है, मेयर और साल्वे ने किया है। अब हार्वर्ड गार्डनर जो है, इनका अभी हमने यहाँ पे नहीं देखा है, लेकिन हार्वर्ड गार्डनर जो है इन्होंने और थॉर्नडाइक ने, इन दोनों ने भी जो है इस पे बात की है। किस पे, ईआई पे, इमोशनल इंटेलिजेंस पे। तो सबसे पहले जो है बात की थी थॉर्नडाइक ने ही 1920 में, और हार्वर्ड गार्डनर ने बात की थी कब, 1983 में। और इसके बाद में आए थे अपने कौन, इसके बाद में आए थे ये गार्डनर महोदय में 1983 में, और मेयर साल्वे ने 1990 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से ही चलेगा। सबसे पहले थॉर्नडाइक है, फिर गार्डनर है, मेयर साल्वे है और गोलमैन है। ठीक है, सॉरी, गोलमैन का 1983 लिख दिया, 1995 है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि थॉर्नडाइक जो है हमने वहाँ भी देखा था बुद्धि में। ठीक है, थॉर्नडाइक बुद्धि में भी देखा है और गार्डनर भी देखा है। तो आप ये ना सोचें कि इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस की बात नहीं की है। ठीक है, तो इन दोनों ने जो है इसकी भी बात की है, तो ये विशेष रूप से ध्यान रख सकते हैं। चलिए, गोलमैन, मेयर और साल्वे का नाम किससे लिए जाना जाता है। सामवेगिक बुद्धि के लिए, आध्यात्मिक बुद्धि परीक्षण, या फिर मापन के लिए। तो सामवेगिक बुद्धि जो है इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए, तो पहली बात ही सही हो गई। सामवेगिक बुद्धि का जो प्रयोग है 1990 में 2 अमेरिकन प्रोफेसर जॉन मेयर, पीटर साल्वे ने किया। ठीक है, अपनी एक बुक दी व्हाट इज़ ईआई। ठीक है, व्हाट इज वाली किसने दी थी, व्हाट इज वाली जो है ये 2 नाम के साथ में दी थी मेयर और साल्वे ने। ठीक है, और वाई जिसमें आ जाए वाई, ठीक है, वाई आर मोर
इम्पोर्टेंट देन IQ। तो वाई वाली किसने दी थी, ये दी थी गोलमैन ने, ठीक है। तो ये दोनों मैंने आपको अभी बताया ही था, तो उसी से एक क्वेश्चन पूछा है 2021 वाली एग्जाम में। सामवेगिक बुद्धि की संकल्पना के प्रणेता कौन है, ये 4-5 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रणेता कौन है, पीटर साल्वे और जॉन मेयर, ठीक है। तो प्रणेता में अब यहाँ पे डेनियल गोलमैन, थॉर्नडाइक और BF स्किनर। तो प्रणेता में अब थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, लेकिन RPSC ने यहाँ पे जो है यही माना है, कहीं कहीं पे जो है प्रतिपादक तो ये हो जाएंगे डेनियल गोलमैन। और प्रणेता पूछ ले, प्रणेता से आपको ये याद रखना है, ठीक है। और फेमस करने का काम किसने किया था, तो फेमस करने का काम जो है बुद्धि लब्धि IQ को, संवेगात्मक बुद्धि को, तो वो किसने किया था, डेनियल गोलमैन ने किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है अपना यहाँ पे राइट हो जाएगा। संवेगात्मक बुद्धि का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकन वैज्ञानिक साल्वे और मेयर ने किस वर्ष में किया। तो अब इन्होंने ईयर भी पूछ लिया यहाँ पे, तो अब ईयर भी ध्यान में होना चाहिए। तो मेयर और साल्वे ने जो मिलके किया था, तो इन्होंने दोनों ने 1990 में किया था। 1990 यहाँ थर्ड ऑप्शन में है। मनोवैज्ञानिक संवेगात्मक बुद्धि के क्षेत्र से संबंधित नहीं है, कौन से नहीं है, गोलमैन तो है, मेयर भी है, साल्वे भी है, लेकिन फ्रीमैन जो है यहाँ पे ऐसी कोई बात इनकी नहीं की गई है, ठीक है। डेनियल गोलमैन किससे रिलेटेड है, मेंटल हेल्थ से नहीं, सामवेगिक बुद्धि से है, इतनी बार पूछा है, सिंपल क्वेश्चन है। वर्तमान में संवेगात्मक बुद्धि की जो चर्चा की जा रही है उसको लोकप्रिय फेमस बनाने का श्रेय केवल डेनियल गोलमैन को जाता है। इनकी बुक 1995 में कौन सी थी, संवेगात्मक बुद्धि जो है बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है, वाई इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन IQ। तो ये इनकी बुक थी, 1995 में इन्होंने ये बुक पब्लिश की थी, ठीक है। अब यही पूछ लिया लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है, तो लोकप्रिय बनाने का श्रेय गोलमैन को जाता है। अब ये बुक किसकी है, अधिक महत्वपूर्ण, वाई इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्यों आ गया, वाई आ गया, तो वाई आ गया तो गोलमैन आएंगे, ठीक है। वाई आ गया तो गोलमैन आएंगे, और वाट आएगा तो क्या आएगा, वाट आएगा तो मेयर साल्वे आएगा, और मेयर और पीटर साल्वे, ठीक है। तो ये दो नाम आ जाएंगे, वाट आते ही और वाई आते ही गोलमैन आएगा, ठीक है। ये देखिए, ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा आपको करवा देती हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस के, और बाकी क्वेश्चन अब आप खुद करना। देखिए, यदि पूनम की कालक्रमित आयु जो है और मानसिक उम्र 9 साल है, तो उसकी IQ आपको बतानी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कालक्रमान्वित क्या है, मतलब CA, ठीक है। क्रोनिकल एज वास्तविक आयु दे दी, और मेंटल एज जो है MA दे दी, दोनों क्या है, बराबर है 9 साल। और आपसे IQ पूछी है, तो IQ का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, MA/CA × 100। तो MA की जगह भी 9 रखेंगे और यहाँ भी 9, तो 9 से 9 कैंसिल, तो 100 आएगा। अब 100 जो है कौन से ग्रुप में जाता है, तो इसके लिए ये अभी मैं आपको बताती हूँ कि कितनी से कितनी एज ग्रुप वाले, मतलब कितनी से कितनी IQ वाले जो है किस में जाते हैं, ठीक है। तो 90 से जो 110 वाले हैं, ठीक है, 90 से 110 जो है जिनकी IQ आती है, वो अपने पास एवरेज स्टूडेंट में जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर अपना हो जाएगा एवरेज वाला, क्योंकि IQ अपने पास आई है यहाँ पे 100, ठीक है। तो ये किसके अनुसार है, टर्मेन के अनुसार है। तो ये सूत्र दिया गया था, ठीक है, ये सूत्र हो गया IQ वाला, यहाँ पे अपन ने ये रख दिया, अपने पास में IQ आ गई। टर्मेन के अनुसार 90 से 110 की बुद्धि लब्धि IQ वाले जो बच्चे हैं वो औसत में आएंगे। अब यहाँ पे पूछा है IQ स्तर में शिक्षणीय वर्ग चुनना है, तो कौन सी वाली IQ वाले शिक्षणीय हैं, तो इसके लिए ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये टेबल स्किप हो गई थी, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ यहाँ पे। तो टर्मेन ने IQ के लिए जो है एक ये क्लासिफिकेशन दिया, यहाँ पे IQ लिखी हुई है, और यहाँ पे जो है बच्चे का टाइप लिखा गया है, मतलब बुद्धि का टाइप लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए 140 से प्लस वाला जो बच्चा है, ठीक है, 140 से हमें स्टार्ट करना है, 150 से नहीं करना है, 140 से अधिक से करना है। तो वो वाले बच्चे जीनियस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जीनियस हो जाएंगे। फिर यहाँ पे 120 से 140 वाले अति श्रेष्ठ, मतलब वेरी सुपीरियर हो जाएंगे। फिर 110 से 120, ठीक है, 110 से 120 वाले आ जाएंगे, इसमें आ जाएगी श्रेष्ठ बुद्धि, सुपीरियर। 90 से 110 वाले आ जाएंगे सामान्य में, एवरेज में, ठीक है। सामान्य को ही एवरेज बोला गया है, जनरल नहीं बोला यहाँ पे। यहाँ पे औसत देना चाहिए था इनको, ठीक है, औसत।
80 से 90 वाले मंदबुद्धि डल हो जाएंगे। 70 से 80 वाले जो है, अब 10-10 का अंतर चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। 80 से 90 हो गए, 70 से 80, फिर 70 से कम, तो 70 से 80 वाले क्षीण बुद्धि, फीबल माइंडनेस। 70 से कम वाले डेफिनेट फीबल, निश्चित ही क्षीण बुद्धि है। फिर 50 से 70 अल्प बुद्धि हो जाएंगे। 20 से 25 मतलब 20 या 25 से 50 वाले मूर्ख हो जाएंगे। और 20 से 25 जिसकी है या फिर इससे भी कम है, वो तो बिल्कुल ही क्या हो गए, महामूर्ख हो गए, ठीक है। तो ये टेबल जो है आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए और इसके अनुसार ही हमें यहाँ पे आंसर देना था। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा था शिक्षण वर्ग से रिलेटेड। तो शिक्षण वर्ग से रिलेटेड जो है, वैसे तो यहाँ पे 90 से प्लस होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन 1 में 70 से 80 दिया है, तो 70 से 80 में ये अपने को ठीक करना पड़ेगा। वैसे तो ये मेरे अनुसार गलत है, क्वेश्चन ही डिलीट होना चाहिए था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके इसमें से। जैसे देखो यहाँ पे पूछा है प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो प्रतिभाशाली जो है, प्रतिभाशाली में जीनियस वाले आ गए, जीनियस की क्या है 140 से ज़्यादा है, ठीक है। तो 140 वाला ये ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह ही विभिन्न श्रेणी के मंदित बालक। अब मंदित बालक में क्या पूछा है, तो मंदित में कौन आ जाएंगे, मंदित में आ जाएंगे मंदबुद्धि वाले। मंदबुद्धि वाले कहाँ पे है, ये रहे मंदबुद्धि 80 से 90 वाले, ठीक है। 80 से 90 मंदबुद्धि हो जाएंगे, डलनेस हो जाएगी, ठीक है। तो मंदबुद्धि में ये आ जाएंगे 80 से 90 वाले। सामान्य में कौन आ जाएंगे, सामान्य में एवरेज वाले ही आ जाएंगे, तो ये आ जाएंगे 90 से 110, ठीक है। औसत बुद्धि लब्धि, औसत बुद्धि लब्धि में भी ये आ जाएगा 90 से 110। तो इस टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब ये पूछ लिया वास्तविक आयु ये है 12 वर्ष 6 महीने, मानसिक आयु 18 वर्ष है, तो अपने को क्या करना है, IQ ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे जो है मेंटल एज आपकी दे दी 12 वर्ष और 6 महीने और दे दी, डायरेक्ट ईयर में नहीं दिया, तो अब आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मेंटल एज दे दी कितनी, सॉरी ये तो CA है, सॉरी, और ये है मेंटल एज A में, तो A में कितनी है 18 और IQ आपको निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या करना पड़ेगा अपने को, घबराना नहीं है, फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए सबसे पहली बात। तो IQ इक्वल टू क्या होता है, MA/CA × 100, ठीक है। अब यहाँ पे एज दी है 12 साल और 6 महीने, तो 12 साल हो गए और 6 महीने को अगर ईयर में बदलेंगे तो 12 का भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 1/2, ठीक है। 1/2 मतलब 0.5, तो ये हो गए अपने पास 12.5, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो MA की वैल्यू तो ये है कितनी 18, और यहाँ पे रख देंगे 12.5 गुणा 100। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो इधर 0, अब इसको कैंसिल करेंगे तो 25 पंजे 125, 25 चौको 100 और ये 5 8 40। अब 18 × 8 तो 18 8 144, तो 140 से प्लस आई है, तो ये किस में जाएंगे, जीनियस में जाएंगे। जीनियस मतलब प्रतिभाशाली में जाएंगे। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो देखो संस्कृत डिपार्टमेंट 2023 में पूछा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन अब वो बनाएगा, डायरेक्ट वो एज ना दे के ईयर में मंथ वाइज दिन वाइज दे सकता है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको अपने स्तर पे इसकी करनी पड़ेगी, ताकि आपके ये इजी क्वेश्चन जो है गलत ना हो। तो इसी के साथ आशा करती हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आपके फ्रेंड्स को भी अगर आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं, अन्यथा आप अगर यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो आपका भरोसा बनाए रखना, कमेंट करना बहुत ही क्या है मेरे लिए वैल्यूएबल होगा, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये बुक आपको मिल जाएगी, इसकी प्रैक्टिस आपको कंप्लीट कर लेनी है। तो इंटेलिजेंस टॉपिक जो है आज आपका सोने से पहले कंप्लीट होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।